हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सतीश क्लास है 9 एंड 10 में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 9 विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। विषय आपका भौतिकी है। पार्ट 1 इसका पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए थे विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है पढ़ लिए थे। फिर मापन भी पढ़ लिए थे। विज्ञान की मुख्य ये सब पढ़ लिए थे, सब बात कर लिए थे हम लोग। भौतिकी, रसायन विज्ञान, मात्रक, भौतिक राशि, आधारी राशि, यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पद्धतियाँ पढ़ने वाले हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, तो मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? तो कहता है सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों को पूरे समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। समझिए, हर देश जो है अलग अलग क्या किया, मात्रक यानी अपना अपना मापन मांगा। जैसे कि ब्रिटिश सरकार जब हमारे देश में आया था तो वो द्रव्यमान को मापता था पाउंड में, और लंबाई को मापता था फुट में, और समय को मापता था सेकंड में। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहता है कि मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? तो सभी प्रकार के राशियों के लिए अलग अलग मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? तो मात्रक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक पद्धति। ठीक है, इसके बाद कहता है इसमें 3 पद्धतियां मुख्य है। पहला है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है पूरे देश को मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी देश हो, सब देश को मानना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो ये है जो आपका, और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर इसे इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कहता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। कहते हैं इस पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये जो पद्धति आया था वो कौन लाया था? इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्योंकि ये जो पद्धति था वो ब्रिटिश जो जहाँ अपना यानी जिस देशों को वो अपना उपनिवेश बनाया था वहाँ पद्धति को लागू किया था। ये ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश में अभी भी जो है लंबाई को कोची मापा जाता है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। समय तो समान रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कौन ऐसा मात्रक है जो सभी पद्धतियों में समान रखा गया है? सभी पद्धतियों में समान रखा गया है तो कौन सा बोलेंगे डियर स्टूडेंट? तो हम बोल सकते हैं यानी कि ये जो समय है सब में पढ़ेंगे कि सेकंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेकंड में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लंबाई को किसमें मापा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बोलेगा पाउंड में, सॉरी फुट में। कौन मापा जाता है? फुट में। अब पूछेगा द्रव्यमान को कौन मापा जाता है? द्रव्यमान को बोल देंगे पाउंड में। और समय को कौन मापा जाता है? सेकंड में। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से। किस नाम से? ब्रिटिश पद्धति के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएस पद्धति। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। संक्षेप में क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इस पद्धति में भी होगा, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, और इस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकंड में। गौर कीजिए, पिछला में भी पढ़े थे कि इसको कौन मापा जाता है? सेकंड। इसमें भी क्या पढ़े हैं कि समय को सेकंड में। तो दोनों में कौन समान है?
कौन सा मात्रक है जो दोनों में समान है? सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को कौन सा पद्धति कहते हैं? मैट्रिक पद्धति। याद रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? तो सेंटीमीटर में। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं? कि ग्राम में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। इस पद्धति को कौन सा नाम से जानते हैं? तो हम बोल देंगे मीट्रिक पद्धति। कौन सा नाम से? मीट्रिक पद्धति के नाम से, मीट्रिक पद्धति। अगला मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहता है, इसे शॉर्ट में एमकेएस पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में क्या बोलते हैं? एमकेएस पद्धति। इसमें लंबाई को मीटर में, लंबाई को क्या मापा जाएगा? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं कि सीजीएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति किसे कहते हैं? इसको अगर लॉन्ग में लिखना है तो क्या लिखिएगा? लिखेंगे इस पद्धति में, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग समझेंगे डियर स्टूडेंट, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को शॉर्ट में बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह पद्धति का इतिहास कहता है अक्टूबर 1960, अक्टूबर 1960 पेरिस के निकट, कहाँ बाबू? पेरिस के निकट सेवरेस, कहाँ? सेवरेस नामक स्थान पर 11वीं तौल माप सम्मेलन हुआ। 11वीं तौल माप का महासम्मेलन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 11वीं तौल माप सम्मेलन कब हुआ? तो अक्टूबर 1960। कहाँ हुआ? पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर, सेवरेस नामक स्थान पर। और कहता है इस महासम्मेलन में मात्रकों को विस्तृत चर्चा की गई, मतलब मात्रकों को बढ़ाने के लिए चर्चा किया गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन आपसे दो को पूछ सकता है, 11वीं तौल माप सम्मेलन कब हुआ था? तो बोलेंगे 1960 में। कहाँ हुआ था? पेरिस के निकट सेवरेस में नामक स्थान पर। याद रखिएगा। इसमें क्या बात किया गया था? तो इस सम्मेलन में बात किया गया था मात्रकों को विस्तार पर चर्चा, मात्रकों को विस्तार पर चर्चा किया गया था। अगला कहता एसआई मात्रक का कारण, एसआई नाम का कारण, एसआई नाम का कारण इस पद्धति का फ्रांसीसी नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। इस पद्धति का फ्रांसीसी नाम क्या है? फ्रांसीसी नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। कहते इसी के कारण इसे संक्षेप में एसआई मात्रक भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? एसआई मात्रक या एसआई यूनिट। ठीक है, इसे जानते हैं इसके बारे में। कहता है इसका संक्षेप में जानते हैं, एसआई पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय मानक बोला गया है। मतलब सभी देश को ये पद्धति माना जाता है। अगर कोई देश कोई दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो इसी पद्धति के थ्रू मापता है, इसी पद्धति के थ्रू मापता है। इसका प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। अभी बोले ना, ये दुनिया में जितना भी देश है सब में इसका प्रयोग किया जाता है एसआई मात्रक को। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी में मात्रकों को उपयोग किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी में मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला कहता है दाब किसे कहते हैं? जानते हैं। कहता है दाब किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि है, दाब वह भौतिक राशि है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दर्शाता है, लगाए गए बल को दर्शाता है। यानी हम दाब बराबर सूत्र लिख सकते हैं, दाब बराबर सूत्र लिख सकते हैं। आगे आपको बताया गया होगा। दाब का एक परिभाषा और लिखना चाहते हैं तो और एक परिभाषा कहता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि दाब अकेले नहीं है, दाब अकेले नहीं है। दाब बराबर अगर आप लिखिएगा तो सूत्र क्या होगा? सूत्र क्या होगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा। अभी बहुत लोग इस पर रील बना रहा है। रील क्या बना रहा है कि देखिए इसमें क्या दिखाता है? रील में दिखा रहा है क्या
कि जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कुछ लोग क्या कहता है, जो चाय पीते हैं ना वो वाला गिलास है, वो वाला गिलास ले लिया, उसको गिलास 2 गो रख दिया, अरबर बउआ को चढ़ा रहा है, तो ये गिलासवा क्या हो रहा है, धस रहा है, क्या हो रहा है, धस रहा है। फिर ये गिलासवा ढेर सारा ले लिया। अब ढेर सारा लेने के बाद, ढेर सारा लेने के बाद एक क्या दिखाना चाह रहा है, ढेर सारा गिलास ले लिया और इसके ऊपर कोई कूट उट रख दिया, और कूट उट रखने के बाद इस पर लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ, पहले जो गिलास था वो 2 था, तो क्षेत्रफल क्या था, कम था, लेकिन यहाँ गिलास की संख्या ज़्यादा हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, अधिक हो गया। क्या हो गया, अधिक हो गया। तो क्षेत्रफल जब कम रहेगा तो बल ज़्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल जब अधिक हो जाएगा तो बल कम काम करेगा। आया समझ में, इसी को बोलते हैं, समझ गए। तो वही कहता है दाब, कहता है अंग्रेजी में इसे P बराबर FA सूचित करते हैं, याद रखिएगा, आप भी याद रखिएगा। बल एक कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गौर कीजिए, बल क्या अकेले है, सॉरी दाब क्या अकेले है, नहीं सर, दाब अकेले नहीं है। दाब क्या है, गुना और भाग में है, गुना और सॉरी भाग में है। जब भाग में कोई अकेले हो तब आधारी राशि, कोई किसी के साथ मिला हो, गुना में, जोड़ में, घटाव में, भागा में, तो उसे हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। क्योंकि हम लोग परिभाषा पढ़े, वे राशि जो अकेले होता है या जो अकेले व्यक्त किया जाता है उसे स्वतंत्र राशि कहा जाता है या आधारी राशि कहते हैं। कहता है दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक देखिए, दाब बराबर सूत्र क्या पढ़े हुआ, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। देखिए यहीं से सूत्र बन जाएगा, यहीं से मात्रक बन जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यानी अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसीलिए दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसे देगा न्यूटन प्रति, ए जो स्क्वायर है उसको -2 कर देगा, और सॉरी n और -2, इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे ऊपर चल जाएगा, और ऊपर जाता है तो किसका चिन्ह लेता है, माइनस का। इसको भी पढ़ते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको भी यही पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल कहते हैं, एक पास्कल, पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर को क्या कहते हैं, पास्कल। पास्कल का संकेत होता है पीए, पास्कल का संकेत क्या होता है, पीए। दाब का एसआई मात्रक तो बता दिए आपको, वही चीज फिर लिखा गया है। कहता है पास्कल के परिभाषा, एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, अभी भी आई हर एग्जाम के लिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हम बोल देंगे 1 पास्कल। क्या होता है, 1 पास्कल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। कहता है गैसों के दाब को मापने का एक मात्रक जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। गैसों के दाब को मापने का एक मात्रक है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इसका संकेत होता है एटीएम। गैसों के दाब को मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इसका संकेत क्या होता है, एटीएम। वायुमंडल में वायु द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो एटमॉस्फेयर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, एटमॉस्फेयर से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में वायु के द्वारा जो लगाया गया बल है। जैसे देखिए आपको पता है कि वायुमंडल जो है गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। यहाँ पर बहुत सारे गैस है, जैसे कि हम मोटा मोटी जान सकते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 72%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, 0.03%, 0.03%। हम ये भी बोल सकते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल कई गैसों का एक मिश्रण, या बोलेंगे कई गैसों का एक मिश्रण है। वायुमंडल कई गैसों का एक मिश्रण है, और वही गैस जब वायुमंडल में दबाव बनाता है तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को जिससे मापा जाता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसका संकेत एटीएम होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दाब क्या है। कहता है समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब
समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर का होता है, ठीक है। इसे सामान्य दाब भी कहते हैं, इसे सामान्य दाब भी। दाब ताप और उष्मा के मात्रक, ताप और उष्मा के मात्रक कहता है। ताप या तापमान के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में केल्विन मापकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आएगा दाब या तापमान या उष्मा का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। यहाँ पर लिखा है ताप या तापमान के मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किसका इस्तेमाल करते हैं, केल्विन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, केल्विन का। नहीं हम बोल सकते हैं ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग मापते हैं, कहीं कहीं इसे डिग्री सेल्सियस में माप देता है, कहीं कहीं ताप यानी एक प्रकार का उष्मा तो इसे ऊर्जा मान लेता है, और ऊर्जा को कोची माप लेते हैं, जूल में। तो अलग अलग जगह, लेकिन आपसे पूछेगा ताप या तापमान का ऐसा मात्रक क्या है, तो आप बोलिएगा केल्विन। क्या बोलिएगा, केल्विन। कहता है केल्विन मापक्रम, कहता है केल्विन मापक्रम में ताप को के से मापा जाता है। ताप को किसे मापा जाता है, के मतलब केल्विन। या तापमान का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन पूछेगा तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन। कहता है प्रत्येक भाग के केल्विन, प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है, प्रत्येक भाग को 1 केल्विन यानी 1 के कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए बर्फ का गलनांक पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपसे पूछ दे कि केल्विन में बर्फ का गलनांक कितना होगा, तो 273.15 केल्विन, 15 केल्विन याद रखिएगा। और लगभग पूछेगा तो कितना है, 273 केल्विन, लगभग में 273, लेकिन एक्यूरेट बात करें तो 273.15 केल्विन याद रखिएगा। इसके बाद कहता है जल का क्वथनांक। क्वथनांक देखिए यहाँ समझिए कौची कह रहा है, बर्फ का गलनांक मतलब गलने, समझ गए ना। गलना पूछेगा तो 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन आपसे पूछेगा क्वथनांक मतलब खौलना, समझ गए ना। तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछेगा तो देखिए 273 में 100 ऐड कर दीजिए तो 373, लगभग पूछे तो 373 याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में तापमानों का सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। सुनिए तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित करने का सूत्र, सेल्सियस में करना है तो केल्विन ताप माइनस 273, केल्विन ताप माइनस 273। जैसे हमको यहाँ कितना दिया हुआ है, 300, कितना दिया हुआ है, ये 300 केल्विन है, इसको कोची में बदलना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल्सियस ताप का कि केल्विन ताप, केल्विन ताप हमको कितना दिया है, 300, 300 लिख देंगे माइनस 273, तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, घटाइए। तो 0 में से 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पर 9 में से 7 गया तो कितना, 2। अब बताइए 2 में से 2 गया 0, यानी हो जाएगा आंसर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे डियर स्टूडेंट कि बताइए कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, तो इस सूत्र लगाएंगे सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में आ जाएगा। जैसे कि 300 है तो बताइए इसको घटाकर कितना आया, 227 डिग्री सेल्सियस। आप लोग का HW है कि इसको 573 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में यानी हल करके और कमेंट में और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आंसर आता है, ठीक है। हम आपका उसका रिप्लाई भी देंगे। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें, अभी कहा था डिग्री सेल्सियस, आपको चिका रहा है केल्विन में, तो इसका भी सूत्र होता है केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इस सेल्सियस ताप के स्थान पर लिख देंगे प्लस 273। अब दोनों को जोड़ देते हैं इकाई इकाई के साथ, तो 5 2 7 और 7 2 9 और इतना हो गया केल्विन, ये आपका राइट आंसर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है, ये भी आप लोग घर से बना कर लाइएगा। तो आज आपका ई क्लास हो गया खत्म, ई क्लास हो गया खत्म, यानी आपका पूरा जो है विज्ञान और मापन चैप्टर इस वीडियो में बता दिए हैं। अगला आपको जो वीडियो आएगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको 9 और 10 का संपूर्ण तैयारी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, तो आपको ये यानी कि सतीश क्लास 9 और 10 पर बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।